बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज हम बात करेंगे जमहूरियत के ऊपर, इसका बैकग्राउंड क्या है और उसके साथ साथ जो तुर्की में इलेक्शंस हुए हैं उसमें आपको जमहूरियत का एक तसलसल नज़र आता है, उसकी तफसीलात क्या हैं। तुर्की के बारे में एक रूमर्स भी हमारे सामने आ रही हैं, वो भी तफसीलन आपके साथ जिक्र करूंगा। और साथ साथ पाकिस्तान क्या सबक हासिल कर सकता है तुर्की के इलेक्शन से, इन मौजूआत के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को देख लेते हैं। जमहूरियत जो है लिबरल स्कूल ऑफ थॉट का एक पिलर है। आप कह सकते हैं कि लिबरल स्कूल ऑफ थॉट में दो फाउंडिंग स्टोन है। एक फाउंडिंग स्टोन जो कैपिटलिज्म है, जिसे फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, जो कि आदम स्मिथ जो कि फाउंडर समझा जाता है कैपिटलिज्म का, उसने डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट दिया, जिसमें उसका यह कहना था कि अखलाकियात और माशियात के दरमियान में कोई फर्क नहीं। अगर एक कैपिटलिस्ट अपना सरमाया इन्वेस्ट करता है अपने जाती फायदे के लिए, तो अनइंटेंशनली, इरादी तौर पे या गैर इरादी तौर के ऊपर, वो सोसाइटी के बाकी सेक्शंस को भी फायदा देता है। जिसके अंदर अगर वो जमीन लेता है किराए पर, तो किराएदार को फायदा देता है, जमीन ऑनर को फायदा देता है किराया देकर। इसी तरह से वो लेबर को जॉब प्रोवाइड करता है, आम लोगों को सर्विसेज रेंडर करता है। तो लिहाजा वो सारे सोसाइटी को सैंक्शंस को देता है। लिहाजा हुकूमत का काम नहीं है कि वो जाती बिजनेसेस के अंदर मुदाखलत करे, जिसे लेजर फेयर कहते हैं। और इसमें तो अमेरिका का जो आर्टिकल 15 है, जो इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, जॉन मार्शल जो कि अमेरिका के चीफ जस्टिस गुजरे हैं, उन्होंने री इंटरप्रेट करते हुए इंडिविजुअलिज्म का स्टेटस जो है वो कारपोरेट्स को भी दे दिया था अमेरिका के अंदर। तो लिहाजा वहां से लेजर फेयर का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है जिसके ऊपर आज मैं बात करूंगा, वो जेरमी बेंथम ने दिया है, जो कि फाउंडर समझे जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस का पहला डिपार्टमेंट वेल्स यूनिवर्सिटी 1916 में उसका इफ्तिताह किया। उन्होंने एक डॉक्ट्राइन दिया है जिसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्वेशन, यानी आज़ादी का दस्तूर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द जो पीपल हैं, लोग जो हैं, वो अमन को पसंद करते हैं। और क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उन्हें खुशहाली चाहिए होती है, और खुशहाली जो है वो राज है अमन के अंदर। जंगो जदल से जो है वो डेथ, पेन और डिस्ट्रक्शंस मिलती हैं। लिहाजा अगर आप मेजॉरिटी लोगों की राय से हुकूमत बनाएंगे, तो वो कभी भी जंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो लिहाजा डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का एक वजूद आता है, और यहाँ से जमहूरियत पनपने लगती है। इस हवाले से जो आज की मॉडर्न जो लिबरलिस्ट है, उसके अंदर फ्रांसिस फोकुयामा का नाम आता है। और वो फ्रांसिस फोकुयामा जिन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री दिया, इन द एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, के दुनिया किस तरह की होगी, जिसमें मैं पूरे थीसिस को तो बयान नहीं करूंगा, लेकिन उसका एक जो बेंच लाइन है, वो ये कहते हैं कि अगर दुनिया में आपने अमन को कायम करना है, तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कोर से, यानी जो कोर के अंदर पीस है, उसको आपने एक्सपांड करना है पेरिफेरल नेशंस तक। और फिर हमने बुश के अंदर देखा, बुश डॉक्ट्राइन जो आया 2001 के बाद, 9/11 के बाद, जिसमें प्रेसिडेंट बुश ने बाय फोर्स डेमोक्रेसी को फैलाने की कोशिश की। हमने इराक वॉर देखी, सीरिया में देखी, लिबिया में देखी, लेकिन उसके नतायज हमें नजर नहीं आए। लिहाजा ये जो उस हवाले से अगर आप तुर्की को देखें, तो तुर्की के अंदर जमहूरियत जो है वो काफी अहम है, इस वजह से कि तुर्की जो है यूरोप के अंदर भी काउंट होता है, और तुर्की जो है एशिया के अंदर भी काउंट होता है। और तुर्की का नुमाया बात यह है कि अगर आप उसके टर्न आउट को देखें, तो तकरीबन 90% टर्न आउट है वोटिंग वोटर्स का, माजरत, जिससे ये अंदाजा होता है कि वहां के लोग अपनी ये जिम्मेदारी फील करते हैं, जो कि पाकिस्तानी इस हवाले से जरा कम फील करते हैं। दूसरा ये कि इसके अंदर 4 उम्मीदवार थे, और 4 उम्मीदवार ने पहले मरहले के अंदर 50% से कम वोट लिए। सबसे ज्यादा तैयब उर्दुगान साहब ने लिए। लेकिन तुर्की के कानून के मुताबिक अगर आप पहले मरहले में कामयाब नहीं होते, तो दूसरे मरहले में दोबारा वोटिंग होगी। और फिर इसी तरह बड़ा तनासब आया वोटिंग टर्न आउट का, और उर्दगान साहब ने दूसरी मरतबा 52.16% वोट लेकर सदर दोबारा मुंतखब हुए। तैयब उर्दगान साहब को अगर आप देखें, तो 2003 से वो पावर में, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तकरीबन 20 साल का उन्हें तजर्बा है पावर पॉलिटिक्स में रहने का। तो लिहाजा वो तुर्की के मसाइल को भी समझते हैं, और उनका एक अपना करिश्मा भी डेवलप हुआ है, उन्होंने थोड़ा इस्लामिक टच भी दिया है। और उनके फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी तौर के ऊपर ये इम्तिहान था या रेफरेंडम था, क्योंकि उनका जो रूस के हवाले से जो पॉलिसी है वो जरा डिफरेंट है। उस पर यूरोप, जरा यूरोपियन नेशन या वेस्ट जरा नाराज है। और जो तकरीबन 8 जमाती जो इत्तेहाद था,
और उनका जो नैरेटिव था या बयानिया था इलेक्शंस के अंदर, या उनका जो मोटो था वो ये था कि हमें वेस्ट के साथ जुड़े रहना चाहिए और हमारा मुस्तकबिल वेस्ट के साथ है। जबकि तैयब एर्दोगान का इलेक्टोरल जो नैरेटिव था वो ये था कि हमें तसलसल चाहिए लीडरशिप में, चूंकि टर्की इस वक्त ऐसे मोड़ के ऊपर, नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ा है जहां पे उसको स्टेबिलिटी चाहिए, लीडरशिप का तसलसल चाहिए, पॉलिसीज का तसलसल चाहिए, लिहाजा वही लीडर होने चाहिए। आखिरकार उसके बयानिए को लोगों ने पसंद किया और उन्हें वोट दिया। दूसरा जो अहम चीज टर्की के हवाले से ये कहा जाता है कि गालिबन जो तैयब उर्दगान है उनकी पसंदाना किस्म की पॉलिसीज है। चूंकि जो 100 साल मुआहदा था वेस्ट के साथ, अलाइड के साथ, जो टर्की ने किया अगस्त 24 1923 को, जिसके अंदर ये लुजियाने एक एरिया है स्विट्जरलैंड का, वहां पे अलाइड फोर्सेस के साथ ये मुआहदा हुआ टर्की का, जिसके अंदर फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, किंगडम ऑफ ग्रीस, किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया, सर्बिया और किंगडम ऑफ जापान, ये सारे उसके अंदर शामिल थे, जिसके तहत जो तुर्की के बहुत सारे राइट्स को कर्टेल किया गया। लिहाजा तुर्की के बारे में ख्याल था कि वो तोसी करेगा अपने बॉर्डर्स की और मक्का मदीना दोबारा ले लेगा और ऑटोमन टाइप एम्पायर को दोबारा ले आएंगे। और ये गालिबन तासुर जो है ये अर्तुगरुल ड्रामे के जरिए से भी हुआ। हालांकि अर्तुगरुल ड्रामे ने जो तैयब एर्दोगान साहब की जो शख्सियत है उसके अंदर करिश्मा पैदा किया, बिकॉज वो अपना बैकग्राउंड काई कबीले से बताते हैं। बहरहाल जो सऊदी अरब के जो शहजादे हैं, प्रिंस हैं, प्रिंस अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उनका जो विजिट हुआ 2022 जून के अंदर तुर्की में, तो इस तरह के जो उभाम पैदा हुआ था उसका जोर टूट गया। जिस वक्त तुर्की में उनका हीरोइक वेलकम उनको किया गया, ट्रेड एग्रीमेंट साइन की गई, और जमाल खशोगी के बारे में के हवाले से जो एक एनिमिटी या एक कशीदगी ताल्लुकात में पाई जाती थी 2018 से, उसके अंदर कमी वाकया हुई, तो हमें नजर आता है कि वो भी खत्म होगी। तो इस तोसी पसंदाना किस्म की जो पॉलिसी है तैयब एर्दोगान की वो नहीं, अलबत्ता रूस और जो नए ब्लॉक्स एमर्ज कर रहे हैं उस हवाले से गालिबन वो अपनी पॉलिसी को बैलेंस कर रहे हैं, जो कि वेस्ट को इस वक्त पसंद नहीं है। असल में जो ये मुआहदा खत्म होगा उसके माशी मफादात ज्यादा तुर्की को हासिल होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो इस मुआहदे के तहत तुर्की जो है वो अपनी ऑयल को एक्सप्लोर नहीं कर सकता था, वो सेल नहीं कर सकता था, तो गालिबन अब वो निकाल भी सकता है और दुनिया के अंदर उसको सेल भी कर सकता है, तो लिहाजा आपको एक माशी फायदा ये नजर आता है। इसके अलावा दूसरा जो माशी फायदा उनको हासिल होगा बास्फोरस से हासिल होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनलाइज कर दिया गया था। तकरीबन 48,000 जहाज जो हैं, सामान बरदार जो बहरी जहाज हैं, वो तकरीबन यहाँ से गुजरते हैं और उससे ₹1 का या एक करेंसी का फायदा नहीं है तुर्की को, तो लिहाजा उसके ऊपर टर्की का दोबारा हक हासिल हो जाएगा और फिर वो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तीसरा ये कि उसके हवाले से तुर्की ने एक प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है जैसे बास्फोरस कैनाल कहते हैं, तकरीबन $17 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है उस हवाले से, या उसके ऊपर लागत आएगी, तो वो पाए तकमील तक पहुंच सकता है। तो लिहाजा अगर आप देखें तो उर्दगान साहब का जो जीतना है वो पॉलिसीज के अंदर तसलसल लाएगा। 100 ईयर्स का मुआहदा खत्म हो रहा है, तो लिहाजा तुर्की को माशी तौर पे फायदा होगा। हम कह सकते हैं कि तुर्की जो है वो सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी की पॉलिसी के ऊपर चलेगा। हालांकि जो इंटरडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो ये यकीन रखता है कि ये सेल्फ सफिशिएंसी का जमाना ओवर हो गया है, लिहाजा बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें रियासतें अकेले मिलकर उन मसाइल को हल नहीं कर सकते। अलबत्ता आपको तुर्की की इलेक्शंस में होना और सदर तैयब एर्दोगान का आना, एक आपको जमहूरियत का तसलसल नजर आता है। आखिरी बात, पाकिस्तान इससे क्या सबक हासिल कर सकता है? पहला सबक जो पाकिस्तान हासिल कर सकता है वो ये कि वोटिंग टर्नआउट, शहरियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, वोट को एक अमानत समझ के एक हकदार को वोट देना होगा, ताकि वो मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन रास्तों के ऊपर गामजन करे। दूसरा अहम सबक ये कि तुर्की के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो फेस्टिवल के तौर पे मनाए जाते हैं, पुरअमन होते हैं, वहां पे इंजॉयमेंट होती है, एंटरटेनमेंट होती है, वो हमारी तरह हंगामा आराई नहीं होती, टेंशन नहीं होती, मार धाड़ नहीं होती, जो कीमती जाने वो जाया नहीं होती। तो लिहाजा ये सबक सीखना होगा कि हमने भी, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में पॉलिसीज पे इख्तलाफ है, तो वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, आप भी पाकिस्तान के साथ सिंसियर है, तो लिहाजा इसको पुरअमन तरीके से हमने ऑर्गेनाइज करना है। तीसरा जो है जमहूरियत का तसलसल का जो सबक है वो हमें लेना होगा,
और दुनिया के अंदर अब तक यही मॉडल इस वक्त तक सक्सेसफुल आपको नजर आता है। और कहा यह जाता है कि जमहूरियत के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वो जमहूरियत के प्रैक्टिस से ही सही हो सकते हैं। और पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल उस वक्त कायम होगा जब खुद सियासी पार्टियों के अंदर जमहूरियत होगी। और उसमें हमारे पास बहुत बुरी मिसाल है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट बननी थी उसको इन वन वे और दी अदर टाल मटोल का शिकार किया, और अगर वो इलेक्शंस हुए भी तो उनको पावर नहीं दिए गए। तो आज के लिए यही काफी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। कल फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।